नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खास खबर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा से लेकर। हम आपको बता दें कि आज राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी। इस दौरान विपक्ष ने रोष जताया और वेल में आके हंगामा भी किया। और विधानसभा को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता। सदन की कार्रवाई कई बार इस दौरान बाधित भी हुई। आपको बता दें कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी भी की। आज विधानसभा में अनुदान मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी। सीपी जोशी और ज्यादा जानकारी के लिए विधानसभा से हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हम दशरथ से। जी दशरथ, आज विधानसभा में अनुदान की जो मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी, इस दौरान हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात करें विधानसभा की और इस पूरे आज के अनुदान मांगों पर चर्चा को लेकर या महिला सशक्तिकरण को लेकर, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक किरण माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। किरण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, आप भी लगातार ही विधानसभा में अपने मामले उठाते रहे, क्षेत्र से जुड़े, या आपका मंत्री का जो कार्यकाल था उसमें भी आप मुखर रही थी, खासकर महिलाओं के मुद्दे पर। महिलाओं के मुद्दे पर अब 8 तारीख को जैसे महिला दिवस है, उसको लेकर क्या मानती हैं कि देश और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है आपके नजर? देखिए, वो तो स्थिति में सुधार तो मानसिकता का सुधार है। मतलब कहना चाहिए कि जो समाज है, उस समाज के अंदर जो एक सोच है, वो सोच महिलाओं के प्रति बहुत बदली है। क्योंकि अब महिला पढ़ी लिखी हो गई है, वो अपने दायित्वों को अच्छी तरीके से निभाती है, उसमें सूझबूझ है, उसे अपना अच्छा बुरा भला बुरा सब समझने लग गई है। और इसलिए एक सम्मान महिला का निश्चित रूप से समाज के अंदर बढ़ा है। समाज की जो सोच आई है उसमें भी ये आया है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, वो भी लड़कों के बराबर है, कोई कम नहीं है। वो भी पढ़ लिख कर और पूरे परिवार को पूरा उसकी रखरखाव रख सकती है, उसको ख्याल रख सकती है उस परिवार का। इस नाते अगर मैं देखूं तो महिलाओं के जो आज से 30 साल पहले की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें काफी अंतर आया है, और वो डे बाय डे आएगा। क्योंकि एजुकेशन है, शिक्षा है, जो वो अंतर को अपने आप महसूस करा देती है। जब वो पढ़ी लिखी होती है तो अपने आप उसमें कॉन्फिडेंस आता है, जब वो कमाने लगती है तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, अपने आप में वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन खुद अपना काम खुद कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती। तो एक तरह से सरकारें जो आई, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात जब करी तो उसमें कई चीजें उन्होंने करी। जैसे महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने की बात करी, तो आज माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक मैसेज गया कि आज सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री ये मैसेज देते हैं, तो गांव-गांव तक ये मैसेज गया और सबने ये माना कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और बेटी का जन्म होता था तो पहले कैसे बेटी का जन्म हुआ तो बड़ा सब लोग उदास हो जाते थे घर में, और कई गांव ऐसे जैसलमेर वगैरह के जो इंडिया टुडे में भी छपा था कि वो एक ऐसा गांव है जहां पर किसी की बारात ही नहीं आती है, वो बेटियां जन्मते से ही उसको खत्म कर देते हैं। तो वो सारा जो था उस सब में अब परिवर्तन आ रहा है। अब वो परिवर्तन आ रहा है कि बेटियां के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाती है। तो ये महिला सशक्तिकरण कहें तो एक लाइन नहीं है, लेकिन वो कई एंगल से अगर देखें, एक लड़की जब जन्म लेती तो उसका समग्र विकास होना चाहिए, वो उस प्रकार का उसको एक वातावरण मिलना चाहिए। उस वातावरण में उसे सारी चीजें, उसमें एक तो अंतर का भाव ना हो कि ये लड़का है ये लड़की है इसलिए उसके साथ भेदभाव किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में उसको जितना उसकी एबिलिटी है उस लेवल पर उसको ले जाना चाहिए। उसके बाद में जॉब की जब बात आती है
तो कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री ये ना सोचे कि क्योंकि ये लड़की है इसलिए वो नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े पदों पर लड़कियां पहुंची है। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी देखें तो आज लड़कियों ने बड़ा नाम कमाया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, राजनीति में हमेशा महिलाओं की भागीदारी की बात कही जाती है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा या अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन अभी तक राजनीति में देखें हमेशा कहते हैं कि 33% महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, 50% होना चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है वहां पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गड़बड़ हो जाती है? नहीं, जहां तक सवाल है पंचायत राज और नगर पालिका, तो उसमें तो 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें महिलाओं को आरक्षण मिला ही है। और उसके बाद राजस्थान जैसे प्रदेश में तो 33 से बढ़कर 50% भी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया था। तो ये पार्टियों की अब मैं इसी में, क्योंकि ये जब महिलाएं आरक्षण के माध्यम से जब वो परफॉर्म करना शुरू हुआ, तो कभी प्रधान बनी, कोई सरपंच बनी, कोई नगर पालिका की चेयरमैन बनी, तो वो लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में एमएलए के लिए भी उनको सोसाइटी ने सोचा, समाज ने ये सोचा अगर ये एमएलए भी बनती है तो भी इसमें काबिलियत है, एज ए प्रधान अच्छा काम किया, एज ए चेयरमैन अच्छा काम किया, तो एज ए एमएलए भी अच्छा कर सकते हैं। तो एमएलए के अंदर विधानसभा में देखो या लोकसभा में देखो तो वो आरक्षण आज नहीं है कि वहां पर कोई 33% आरक्षण हो, लेकिन जो भी बहनें हमारी एमएलए बनकर आई है, वो एमएलए बनकर उनमें उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा प्रेजेंटेबल हुए हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे नहीं पढ़ी लिखी है। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहूंगी कि जो समाज से चुनाव जीत कर आती है, यानी जो जनता से चुनाव जीत कर आती है, तो निश्चित रूप से जनता ने कुछ तो देखा होगा उसमें, अब उसे जिताया या उसकी पार्टी को जिताया। लेकिन जब वो उस पद पर आ जाती है तो उसमें वो आत्मविश्वास आ जाता है, और हो सकता है वो पहले नहीं इतनी सीखी। ऐसे तो हम आदमियों में भी देखते हैं, पुरुषों में भी देखते हैं कि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे कम हैं लेकिन एमएलए बने हैं। लेकिन जब महिला कम पढ़ी लिखी वो एमएलए बन जाती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको कैसे एमएलए बना दिया। तो पुरुष भी कम पढ़े लिखे होते हैं, वो भी एमएलए बनते हैं। लेकिन सवाल यहाँ जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो वो कैसे जनता की सेवा कर सकेगा, वो कैसे ईमानदारी से काम कर सकेगा, कैसे वो अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठावान रहेगा, अपने क्षेत्र के मुद्दों को कैसे अच्छे से उठा सकता है। एक सवाल करना चाहूंगा, इससे पहले जब आप बीजेपी की सरकार थी, आप मंत्री रही हैं उसमें, उस समय ये नगर निकाय इनमें या पंचायत समितियों में एक क्राइटेरिया रखा गया कि 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई, इन्होंने ये चेंज किया। तो क्या लगता है आपको कि आज के वक्त में ये जो योग्यता का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, जब बदली जाती है तो कुछ पार्टियां इसको चेंज करती है प्रावधान ला के, कुछ पहले वाला करती है, क्या लगता है आपको ये बदलने की जरूरत है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में पंचायत राज के अंदर और नगर पालिकाओं में जो एक तय किया था कि हमें एटलीस्ट 10वीं और 12वीं पास जो हो वो ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये एक अच्छा निर्णय था। इसलिए अच्छा निर्णय था कि डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, एक सरपंच को रोजाना उसका जो सचिव है वो साइन करा रहा है चेक के ऊपर, उसे ये पता होना चाहिए वो किस चीज की चेक के ऊपर साइन करी, कितने का चेक साइन करी, तो वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसलिए ये मापदंड बीजेपी की सरकार में रखा था, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन जब सरकार बदल गई तो उन्होंने उस मापदंड को हटा दिया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस मापदंड को हटाया, लेकिन इस मापदंड के होने से ये जरूर हुआ था कि वो चुना हुआ सरपंच या चुना हुआ प्रतिनिधि जो हमारा प्रधान या जिला प्रमुख वो पढ़ा लिखा है, वो तो एक विषय था, लेकिन दूसरा विषय ये भी था कि समाज में बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और भी जो लोग बहुत रूढ़िवादी थे उनको भी लगा कि अगर हमारी बेटी का रिजर्वेशन के अंदर वो महिला सीट आ गई तो हम भी अपनी बेटी को प्रधान बनाएंगे। तो कब बना पाएंगे? जब हम उसे 12वीं पास कराएंगे। इसलिए वो भी एक एंगल हो गया कि उसे पढ़ाना है। तो देखिए, पढ़ाई के लिए कई चीजें होती है। अपन मिड डे मील शुरू करते हैं, वो मिड डे मील शुरू करते हैं कि गांव की गरीब कन्या भी पढ़ने आएगी, चलो मिड डे मील शुरू करेंगे, उसका वो हेडेक नहीं है उसके परिवार वालों का कि उसको पढ़ाएंगे या उसको नौकरी पे भेजें, काम पे भेजें, कहीं मजदूरी पे भेजें कि वो कमाएगी का नहीं तो कैसे खाएंगे हम। अब आज मिड डे मील शुरू हुआ, हमारा एनरोलमेंट ज्यादा बढ़ा है। इसी प्रकार से ये जो एजुकेशन का जो एक प्रोविजन रखा था उससे लड़कियों को पढ़ाने का जो था वो शुरू हुआ और वो अच्छी बात थी। और एक वैसे भी मैंने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई से एक दृष्टिकोण बदलता है, एक आपका वे ऑफ टॉकिंग बदलती है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। तो इसलिए पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है।
और पढ़ाई के बिना जब जनप्रतिनिधि बनता है तो वह भी नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसको जनप्रतिनिधि बनने के बाद में भी ये सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट लेना है और मुझे इस साइड में जाना है, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है ना। वो तो जो भी जीत कर आते हैं तो उनको ये भी आगे प्लान करना चाहिए कि हम लोग थोड़ी सी और आगे स्टडीज करें, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस का लेवल हमारा इम्प्रूव हो। सवाल हो, इंदिरा जी आपके साथ हैं, आप इनको लगातार पिछले 1.5 साल से वोट कर रही हैं, इस बार ये चुन के आई हैं। शुरू में एजिटेशन थी, लेकिन अब लगता है आपको ये पटरी पे आ रही है धीरे धीरे, महिला जो दुर्गा का रूप कहा जाता है धीरे धीरे बोल पा रही है, अच्छा बोलते हैं अंदर? देखिए, जहां तक हम लोग इंदिरा जी को देखें तो जब जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी, विधानसभा के अंदर आई थी, तो शपथ लेते वक्त भी बड़े वो हो रही थी और वो नहीं उसमें कॉन्फिडेंस था उनका। लेकिन आज मैं इंदिरा जी को देखती हूँ तो आज 14 महीने हुए हैं और 14 महीने में मैंने इनमें बहुत बदलाव देखा है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर जाकर क्षेत्र के लोगों की बात को यहाँ विधानसभा में उठाना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए जब विधानसभा के अंदर हम कोई बात को कहते हैं तो, और वो मैंने इनमें देखा कि इन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया है। आज वो क्षेत्र की समस्याओं को अपने विधानसभा की यहाँ पर उठाती हैं, किसी दलित महिला के साथ में कोई अन्याय हुआ है तो उस बात को यहाँ पर उठाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है कि इन्होंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है और इसी प्रकार अगर ये इम्प्रूवमेंट करती रही तो आप देखना 5 साल का जो इनका कार्यकाल है, अगली बार जब वो विधानसभा में टिकट मिलेगा और जब ये चुनाव के मैदान में उतरेगी तो पब्लिक को ही दिख जाएगा कि वास्तव में ये है, क्योंकि जो अच्छे से जनता की पैरवी कर सके वैसा व्यक्ति एमएलए बनना चाहिए और ये बहुत अच्छा पैरवी कर रही है। ये एजुकेशन की जहां तक बात है, इन्होंने कॉन्फिडेंस तो इनमें आई गया, अब एजुकेशन का लेवल भी ये अपने आप में थोड़ा थोड़ा अगर शुरू कर दें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। निश्चित तौर पे मैं इंदिरा जी से बात कर रहा हूँ। मैम ने काफी तारीफ करी आपकी, शुरू में जब आई थी थोड़ा सा हेजिटेशन था आपको, लेकिन अब लगता है फ्लोर पे आपको समझ आ गया कि विधानसभा में इस तरह से बोलना है, महिलाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, आप बाकायदा निश्चित तौर पे क्वेश्चन आवर में भाग लेती हैं, साथ ही जो अनुदान मांगों पे चर्चा हो रही, बहस हो रही थी, उसमें भी आप भाग ले रही थी, वहाँ की लोकल जो इश्यूज है वो उठा रही थी। बिल्कुल, विधानसभा में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ और घर से बाहर निकल के और बच्चों के दूर होकर यहाँ आई हूँ विधानसभा में, तो जो महिला के साथ में बैठती हूँ, जो एमएलए महिला है उनके साथ में बैठती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जो एमएलए है महिला वो सिखाती भी है कि मैडम आप ऐसे बोला करो, आप ऐसे बोला करो, तो मैं उनसे सीख के और प्रयास भी कर रही हूँ। और मेरी विधानसभा की बात एक विधानसभा में उठा सकूं और मैं आगे भी मैं प्रयास करूंगी मेरी विधानसभा और कोई काम है तो मेरे लायक मैं उठा सकूं। और मैं एक महिला हूं और पढ़ी लिखी नहीं हूं तो भी मैं कोशिश कर रही हूं, एक किसान की बेटी हूं तो भी मैं आज मेरी विधानसभा की बात उठा सकूं, तो भी वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, मेरा सवाल यह है कि महिला सशक्तिकरण के मायने क्या हैं? महिला सशक्तिकरण के मायने अनेक है। महिला पुरुष की बराबरी नहीं है महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले तो कभी भी हम ये ना सोचें कि महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि हम पुरुषों से कंपटीशन कर रहे हैं या पुरुषों से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। पुरुष और महिला ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहां महिला पुरुष को सपोर्ट करती है वहां पुरुषों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी महिला को सपोर्ट करे। इसलिए महिला सशक्तिकरण वह एक तरह से महिला जो कहना चाहिए समाज की धुरी है, परिवार की धुरी है, वह महिला जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार है, पूरा समाज है, वो सारे लोग मिलकर उस महिला की क्वालिटीज को जब आगे बढ़ाते हैं वही महिला सशक्तिकरण हो जाता है। कि हमने हमारी परिवार की बहन को, हमारी परिवार की बेटी को, हमारे परिवार की बहू को हमने ये माना कि इसमें ये क्वालिटी है, उस क्वालिटी को डेवलप करना है। और डेवलप करने के लिए जब परिवार पूरा साथ देता है और उसके अंदर परिवार के ससुर भी हो सकते हैं, परिवार में बड़े भाई भी हो सकते हैं, वह ससुराल में है तो उसके जेठ भी हो सकते हैं, ये सारे लोग मिलकर जब सोचते हैं कि नहीं हमारी बहू आगे बढ़नी चाहिए, उसमें ये क्वालिटी, वही महिला सशक्तिकरण है। इसलिए महिला सशक्तिकरण शब्द ये नहीं है कि कोई गांव की महिला या कोई शहर की महिला, एवरीवेयर जहां भी वो रहती है, जो वातावरण में वो रहती है, उस वातावरण के जितने भी परिवार के और समाज के लोग हैं वो उसका साथ दे, वही महिला सशक्तिकरण। मेरा सवाल हो रहा है, आप
महत्वपूर्ण पदों पे भी पार्टी में भी रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी रही हैं और बड़े डिपार्टमेंट आपके पास में रहे। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता है जो कहीं न कहीं आड़े आती है? नहीं, अभी मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता है कि कोई पुरुष प्रधान या इस प्रकार से कोई मानसिकता ऐसी रहती हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी बहनें मिलती है जो बहनें पुरुषों के सहयोग से बहुत कुछ आगे बढ़ी है। और अपन कहते हैं ना, बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स ए वुमन, तो आजकल उसी प्रोवर्ब को हम लोग उल्टे वे में भी बोल सकते हैं कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स वुमन देयर स्टैंड्स ए मैन। तो आज महिलाएं ये कह करके कोई पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष मानसिकता है, ऐसा नहीं है। गांव के अंदर भी जाती हूं मैं बहुत, मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर मैं देखती हूं कि चौराहे पर जो हम बैठ के जो चर्चा करते हैं वो वहां पर ये चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये स्कूल है और ये स्कूल को क्रमोन्नत करना है, ये कन्या विद्यालय है, ये कन्या महाविद्यालय खोलो आप। तो ये जो सोच आई है कि हमें कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत करना है, एक महाविद्यालय कन्याओं का खोलना है, तो ये जो सोच है ये अच्छी सोच है कि वो अपनी बेटियों को अपने पढ़ाना चाहते। तो निश्चित रूप से ये पुरुष प्रधान बोलकर वो ये कभी नहीं कहते कि नहीं इनको नहीं पढ़ाना है, वो कह रहे पढ़ाना चाहिए। जब आपने शुरुआत की राजनीति की, आप एक पार्षद भी बनी, उसके बाद में चेयरमैन बनी, तो उस दौरान कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पारिवारिक कारण या दूसरे कोई कारण जिससे लगे कि चले एक महिला है जिसे रोका जा रहा है, उसके बाद उन चुनौतियों को फेस करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे? ये जब मैंने सबसे पहला चुनाव एक पार्षद का लड़ा था और उस समय मैं उदयपुर नगर परिषद की चेयरमैन बनी थी, ये बात हो गई 27 साल पुरानी। उस समय का जो वातावरण था उसमें इतना हम में भी कॉन्फिडेंस नहीं था और इतना लोगों में भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन वो जो 5 साल हमारे उदयपुर नगर परिषद के रहे 94 से 99 के, वो मुझे लगता है कि आज तक जो मैं मिनिस्टर बनकर, एमपी बनकर और आज एमएलए हूं, लेकिन उस सब के बाद में भी मुझे लगता है वो जो दिन थे वो मेरे स्वर्णिम दिन थे। वो उनको मैं आज भी याद करती हूँ क्योंकि वो सेवा का मौका मिला। आज मैं ये कह सकती हूँ कि उस समय भी लोगों के मन में जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो मेरे 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए उन्हें भी लगा कि नहीं महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है और मुझ में भी आया कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ समाज के लिए। इसलिए ऐसा नहीं है, परिस्थितियां अपने आप अपने को मजबूत बना देती है और ये चैलेंजेस जो है वो चैलेंजेस नो डाउट महिलाओं के सामने चैलेंजेस आता है, उसे घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है, उसे बाहर का भी चैलेंज है, लेकिन वो दोहरी जिम्मेदारियों को इतनी बेखूबी से निभाती है जितने पुरुष लोग नहीं निभा पाते हैं। इसमें कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो इसकी एक महिलाओं को एक नैसर्गिक गुण है उसके अंदर और वो नैसर्गिक गुण है जो उनको धैर्यता सिखाता है, वो नैसर्गिक गुण है जो उनको एक कहना चाहिए समर्पण भावना से कोई काम को करना है, उस प्रकार की उसमें एक भावना होती है, डिवोशन टुवर्ड्स वर्क होता है, ये सारी चीजें हैं। चलिए, इंदिरा जी हमारे साथ में है। इंदिरा जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान विधानसभा में मैं कह सकता हूं। वजह साफ है कि जिस समाज से आती हैं वहां स्कूल के दर्शन लड़कियों को नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत की कहें या लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखती हैं, बड़े हाजिर जवाबी के साथ में रखती हैं और ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का अगर चेहरा है तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां कह सकते हैं। जैसे किरण जी का हमने उदाहरण दिया, इंदिरा जी हमारे साथ में। इंदिरा जी, पहली बार आप एमएलए बनी हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बनी आपके सामने कि जब लगता हो कि ये कैसे संभव है, क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं वहां तो लड़कियों को स्कूल के दर्शन नहीं हो पाते। जी बताओ, कैसा लगा आपको जब यार, तो किस तरह से पहुंचे आप यहाँ तक? पहली बार जब आपने विधानसभा में बोला तब आपको कैसा लगा? कैसा लगा? पहली बार तो बहुत एकदम अजीब से लगा जी। अब जो विधानसभा में आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, जो महिला के साथ में बैठती हूँ, बात भी करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मंत्री है महिला, कोई अभी तक एमएलए और सब मेरे साथ में मेरी मदद करती है और मेरे सिखावे की कोशिश करती है, तो मैं उनसे सीखती हूँ और उनसे बात भी करती हूँ। और जो कोई भी नहीं बोलना आता तो मैं उनको पूछ के फिर बोल सकती हूँ। तो ऐसे महिला की मेरे को मदद चाहिए। देखिए, किरण जी भी जैसे बहुत सारी महिला, आपने खुद ने भी कहा कि आपकी मदद करती हैं और बिल्कुल हाउस के अंदर आपको अगर कुछ नहीं आता है, कहीं अगर दिक्कत है तो आपको पूछना भी चाहिए, परंपरा भी रही है। आप आज इस योग्य बनी है तो आप चाहेंगे कि दूसरी लड़कियां भी आगे बढ़ें, इस तरह से आपकी तरह आगे आए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं भी एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जब मैंने भी बहुत दुख हो रही है, तो भी वास्ते पढ़ लिख और लड़कियां आगे आना चाहिए
और महिला, आपने अब ध्यान है कि महिला, बहुत सारी महिला की योजना चली है कि सरपंच बने तो महिला बने, और सब कुछ महिला की एक इतनी सोच है कि महिला आगे बढ़ सके और महिला आगे बढ़ कोशिश कर सके कि हर विधानसभा की हर क्षेत्र की बात उठा सके और आगे पहुंचा सके। जी, तो यही हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का यह वह चेहरा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंदिरा जी हो चाहे किरण जी हो, इनके जैसे और भी महिला सदस्य हैं। सशक्तिकरण के नाम पे ये नहीं कि चले पुरुषों को धकेल के हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर कहीं किस तरह के क्लैश टकरा रहा हो। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत से जो महिला आगे बढ़ रही हैं वो दूसरों के लिए भी आइडल बन सकती हैं, बन रही हैं। और शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी की जो हम बात कर रहे हैं उस दौर में हम चल रहे हैं, महिला आगे किसी न किसी प्रेरणा के माध्यम से बढ़ रही हैं। तो ये लोग वो प्रेरणा बन सकते हैं जो वाली पीढ़ी है उसको एक राह दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि आप भी इस दौर में आगे बढ़िए। तो चले जन टीवी की हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।